Hello students and welcome back to Indore Judicial Academy which is a venture by देवी अहिल्या Academy। देखिए मुझे पता है काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं लॉ में जो स्टूडेंट्स को इवन आपका लॉ कंप्लीट करने के बाद भी जो है उसमें कुछ माइन्यूट सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें क्लैरिटी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए हर सब्जेक्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो लेकर आने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्टेजेस ऑफ क्राइम और उसी के साथ उसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स। देखिए आईपीसी पढ़ने से पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, मेंस रिया, एक्टस रिया, उसकी एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो उसी तरह से जो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंप्लीट आईपीसी इवन सीआरपीसी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। देखिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया हमारा टॉपिक क्या है, स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना है कि एक्चुअली में क्राइम क्या होता है। तो अगर एक बार भी आपने कभी आईपीसी और सीआरपीसी पढ़ा है तो आप भी जानते होंगे कि क्राइम वर्ड कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ना ही आईपीसी में डिफाइंड है ना ही सीआरपीसी में डिफाइंड है। जो वर्ड डिफाइंड है वो यहां पर हम देख लेते हैं। लेट मी मेंशन दिस। ओके सो जो वर्ड डिफाइंड है दैट इज ऑफेंस। ऑफेंस वर्ड को डिफाइन किया हुआ है। ऑफेंस वर्ड जो है आपको आईपीसी में भी देखने को मिलेगा, सीआरपीसी में भी देखने को मिलेगा। सेक्शन 40 आईपीसी में जो है ऑफेंस वर्ड को डिफाइन किया गया है और 2N में जो है ऑफेंस वर्ड को डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में, लेकिन क्राइम वर्ड को कहीं डिफाइन नहीं किया है। अलग अलग स्कॉलर्स ने, जो लीगल स्कॉलर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, उन्हें अपने अपने लैंग्वेज में अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो है क्राइम को डिफाइन किया है। बस एक चीज आप समझ लीजिए, क्राइम जो है वो जीनस है, बहुत सारी कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस उसके अंदर में आते हैं, ठीक है। और ऑफेंस वर्ड जो है दैट इज अ स्पीशीज। सो जो हम सिर्फ यहाँ पर दो स्कॉलर्स की जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो है डेफिनेशन, जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, नॉर्मली जिस चीज की हमें डेफिनेशन या लॉ में कहीं डिफाइन नहीं है तो हम समहाउ स्कॉलर्स की डेफिनेशन को यूज करते हैं। तो यहाँ डिफाइंड है कि ऐसा एक्ट जो कि लॉ के द्वारा पनिशेबल हो, फॉरबिडन बाय किसी भी एक स्टैच्यूट के द्वारा जो है फॉरबिडन हो, ठीक है। इसके साथ साथ अगेन यहां पर मैं हाईलाइट कर देती हूं इसको, पनिशेबल बाय लॉ, देन फॉरबिडन बाय एनी स्टैच्यूट या पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा इंजूरियस हो। इस तरह जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्राइम वर्ड को डिफाइन किया गया है। वहीं अगर हम ब्लैकस्टोन में देखते हैं, ब्लैकस्टोन के अकॉर्डिंग जो है अगेन ही वाज अ रिनाउंड स्कॉलर और इन्होंने इस तरह से डिफाइन किया है इसको, एन एक्ट डन इन वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज, यानी कि ऐसा एक्ट जिस से जो है जनता के पब्लिक राइट्स और ड्यूटीज का वायलेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम इन सबको मर्ज करते हैं फाइनली एक कॉम्प्रिहेंसिव एक शॉर्ट एक डेफिनेशन पे आते हैं तो लेट्स सी क्राइम को इन्हें सिंपल से क्या बोला है, अनलॉफुल एक्ट जो कि इन शॉर्ट सोसाइटी को हार्म करता है या लीगल सिस्टम जो उसको पनिशेबल करता है। सिंपल सी बात है, ऐसा एक्ट जो सोसाइटी को हार्म करता है या लॉ का जो हमारा सिस्टम है जो अभी प्रिवेल कर रहा है उसको पनिशेबल करता है। या सिंपल भाषा में बोलूं मैं अगर, तो क्राइम क्या है, ऐसा कोई भी एक्ट जो आपने कमिट किया और वो किसी ना किसी स्टैच्यूट के द्वारा पनिशेबल है, दैट इज अ क्राइम, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी एक बेसिक सी डेफिनेशन अबाउट क्राइम। आगे बढ़ते हैं हम इसके एलिमेंट्स के बारे में, यानी इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके आवश्यक तत्व। तो 4 कैटेगरी में मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है ह्यूमन बीइंग, देन द नेक्स्ट इज मेंस रिया, द नेक्स्ट इज एक्टस रियस एंड द लास्ट इज इंजुरी। देखिए अगर कोई एक्ट जो है, जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की डेथ एक एनिमल के कारण होती है तो उसको हम क्राइम नहीं बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंने ह्यूमन बीइंग क्लियरली लिखा है। क्राइम कब होगा, जब कोई सा ऐसा एक्ट ह्यूमन बीइंग के द्वारा होता है, यानी एक मनुष्य, एक इंसान जब है कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है जिससे लॉ का वायलेशन होता है, तभी उसे क्राइम माना जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये होता है कि एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमन बीइंग भी वर्ड कहीं डिफाइंड नहीं है आईपीसी में। अगर आईपीसी में कुछ डिफाइंड है तो दैट इज मैन एंड वुमेन। आप देख सकते हैं सेक्शन 10 में मैन और वुमेन डिफाइंड है, ह्यूमन बीइंग डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इट इज वेरी ऑब्वियस। द नेक्स्ट इज मेंस रिया। मेंस रिया मतलब बेसिकली क्या होता है, गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड, जब आप गलत आशय के साथ, ठीक है,
कोई एक्ट को कमिट करते हैं तो दैट इज मेंस रिया। लेकिन मेंस रिया के भी अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग कैटेगरी में हम इसको इस जो ये हमारी मानसिक स्थिति होती है, ये जो हमारा मेंटल स्टेट है इंडिविजुअल का, ठीक है, उसको भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उसकी भी अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे कि नॉलेज, जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करना चाहूंगी यहाँ पर, बहुत बहुत लेमैन एग्जाम्पल्स के साथ में आप सभी को समझाने वाली हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें डेली लाइफ की चीज़ों के साथ। एक व्यक्ति है जो बहुत राशली रोड पर गाड़ी ड्राइव कर रहा है, एक पब्लिक रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वहां पे काफी सारे लोग हैं, उसका कोई इंटेंशन नहीं है वहां पर किसी को इंजरी कॉज करने का और किसी को डेथ कॉज करने का, बट उसको नॉलेज है कि उसका एक्ट ऐसा है कि उससे किसी की डेथ कॉज हो सकती है। तो दिस ऑल्सो कम्स इन द मेंस रिया। लेकिन इसकी जो डिग्री है इसमें, या जो मेंस रिया की डिग्री है वो बहुत कम होती है, बहुत कम जो है गिल्टी इंटेंशन यहाँ पर मेंस रिया की डिग्री बहुत लोएस्ट मानी जाती है। रेकलेसनेस भी, जब आप बहुत रफली कोई काम कर रहे हो, अगेन यहाँ इंटेंशन मिसिंग है, तो जहां पर इंटेंशन कम होता है तो मेंस रिया की जो डिग्री है वो कम होती जाती है, ठीक है। और यहां पर मैं एक और चीज आपको ऐड करूंगी, एक तो हो गया आपका इंटेंशन, एक हो गया जहां आपने जानबूझ के कमिट किया, दैट इज इंटेंशन। जब आपने कोई काम जानकर किया है, जानबूझ के अगर आप चोरी कर रहे हो, आपको पता है आप जानकर कोई काम कर रहे हो, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री हो गया आपका इंटेंशन। फिर अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग देखें, सबसे लोएस्ट डिग्री होता है आपका नेग्लिजेंस, ठीक है, क्योंकि आपको पता था कि आप जो काम कर, आपको ना मालूम था, आपको कोई नॉलेज नहीं था, आपको कोई इंटेंशन नहीं था, बट आपने बस अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया, जिसके कारण ये एक्ट कमिट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे, सडनली फोन बजता है, आपने अपना रोड पे ध्यान इधर उधर भटकाते हुए कॉल अटेंड किया, बात करने लगे, सडनली कोई सामने आ जाता है, उसको इंजरी कॉज हो जाती है। तो यहाँ पर ना नॉलेज आपका क्या हुआ, आपने नेग्लिजेंटली बिहेव किया, क्योंकि आपका क्या था, सबसे पहले था आपका ड्यूटी ऑफ केयर, और आपने उस ड्यूटी ऑफ केयर को ब्रीच किया। तो नेग्लिजेंस जो है यहाँ पर सबसे लोएस्ट डिग्री ऑफ इंटेंशन होता है, क्योंकि आपने इंटेंशनली उस व्यक्ति को इंजरी कॉज नहीं की है। तो मेंस रिया के 4 इंग्रेडिएंट्स जो है उसके अलग अलग डिग्री के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है, इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, दैट इज एक्टस रियस। एक्टस रियस मतलब एक्चुअली जो फिजिकल एक्ट आपने कमिट किया है, जिसको पनिशेबल कर रहा है लॉ, विधि द्वारा जो काम पनिशेबल हो रहा है, दैट इज एक्चुअली एक्टस रियस, फिजिकल एलिमेंट ऑफ अ क्राइम। यानी कोई भी क्राइम का, जैसे कि आपने पिस्टल फायर की, तो ये जो पिस्टल की फायरिंग थी ना, ये एक्टस रियस हुआ। ये जो फिजिकल एलिमेंट था इस पूरे अपराध का, दैट इज दी एक्टस रियस, यानी ऐसा बिहेवियर जिसको एक्चुअली में लॉ पनिशेबल करता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज, द लास्ट इज द इंजरी, क्षति। एक तरह से सेक्शन 44 जो है आईपीसी का, इसको डिफाइन करता है। आई होप आप सभी ने एक ना एक बार अपने लाइफ में जब भी आईपीसी पढ़ा है तो ये सुना होगा कि आईपीसी 4 टाइप की होती है। आईपीसी में जो इंजरी वर्ड है वो 4 टाइप्स का है, माइंड, बॉडी, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी। इस तरह से 4 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है कि इंजरी क्या, या तो माइंड की भी हो सकती है, बॉडी की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी। इवन अगर कोई व्यक्ति आपके रेप्यूटेशन को हार्म करता है, तो आप भी जानते हैं कि डिफेमेशन, रेप्यूटेशन को हार्म करना भी अपने आप में एक ऑफेंस है, ठीक है। तो मेंस रियस, एक्टस रियस तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी व्यक्ति को इंजरी कॉज होना चाहिए, तब जाके जो है इसको हम क्राइम मानेंगे। बट यहाँ पर मैंने एक एक्सेप्शन ऐड किया है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर एक्चुअली में सामने वाले को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बट फिर भी आपका एक्ट जो है वो क्राइम है। जैसे कि इट्स एन ऑफेंस, लाइक आप जो है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जो है गाड़ी चला रहे हैं, दैट इज एन ऑफेंस, राइट। सो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है ये चारों इसके जो एलिमेंट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में। तो देखिए 4 स्टेजेस में यहाँ पर मैंने आप सभी के सामने मेंशन किया है। क्रिमिनल इंटेंशन, द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन, द नेक्स्ट इज अटेम्प्ट, थर्ड स्टेज, उसके बाद फाइनली जाके जो है क्राइम कमिट होता है। ये 3 स्टेजेस क्रॉस करने के बाद जो है क्राइम कमिट होता है। तो सारी स्टेजेस को 1 बाय 1 हम करने वाले हैं डील, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हो, अगेन यहाँ पर भी आप इसको चाहो तो अपने नोट्स में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं डिटेल में आपको जो है सारी इंटेंशन, अटेम्प्ट, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम। देखिए, ये एक्चुअली मेंटल स्टेज होती है जब आप माइंड में अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कि भाई मुझे यहाँ पर रॉबरी कमिट करनी है, मुझे यहाँ थेफ्ट कमिट करना है, या हाउस ब्रेकिंग कमिट करना है, यानी आपने अभी गिल्टी माइंड बनाया है और कुछ नहीं किया। दिस इज जस्ट अ मेंटल स्टेज, फर्स्ट स्टेज है ये। और ये मेंटल स्टेज जिसको हम बोलते हैं जब आपने सिर्फ अपने माइंड में कोई क्राइम को कमिट करने का सोचा है, अभी आप उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़े नहीं हो, ठीक है, सिर्फ आपने अपने माइंड में उस चीज को सोचा है, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अच्छा, इंटेंशन, सिर्फ इंटेंशन होना, यानी फर्स्ट स्टेज पर कोई भी क्राइम पनिशेबल नहीं होता। उसका रीजन क्या है, ये देखिए, डिफिकल्ट टू प्रूव, ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति के, देखिए कहते हैं कि औरतों की मन की बात पढ़ना मुश्किल है, लेकिन इट्स वेरी ऑब्वियस कि किसी ह्यूमन बीइंग की भी मन की बात पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए किसके मन में क्या गलत चल रहा है वो भी आप रीड नहीं कर सकते, और सिर्फ मन रीड करके किसी को आप पनिशमेंट नहीं दे सकते। और इसीलिए जो है, ये जो फर्स्ट स्टेज है, इस पर किसी को पनिशमेंट नहीं दी जाती है, इस बात का आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं हम प्रिपरेशन। देखिए, प्रिपरेशन का मतलब क्या हो गया, आपके सामने एक इमेज दिख रही है, यहाँ पर एक व्यक्ति के हाथ में गन है, तो आप समझ गए होंगे इससे मैं क्या एग्जांपल देना चाहती हूँ। अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसकी तैयारी करेगा। तैयारी कैसे करेगा, अगर उसको बंदूक से किसी व्यक्ति को मारना है तो भाई वो जाके बंदूक खरीदेगा, अगर उसको जहर खिलाकर किसी व्यक्ति को मारना है तो वो जाके पॉइजन खरीदेगा। तो ये सिर्फ ये तैयारी जो करी ना, बंदूक खरीदी, जहर खरीदा, या ऐसा कोई भी सामान, जैसे अगर किसी का घर का लॉक तोड़ना है कोई ऑफेंस करने के लिए, तो आपने उसको तोड़ने के लिए कुछ सामान खरीदा, ये जो तैयारियां हैं ना, ये कभी भी क्राइम, ये पनिशेबल नहीं होती हैं। ये जो आपने प्रिपरेशन की है, दिस इज नॉट पनिशेबल। तो इसलिए प्रिपरेशन का मतलब क्या हो गया, आप उस ऑफेंस को करने के लिए जितनी भी अरेंजमेंट्स है वो कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, सारे मेजर्स तैयार कर रहे हो बेसिकली। दिस इज द सेकेंड स्टेज, ठीक है, और दिस इज नॉट इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। ये सफिशिएंट नहीं मानी जाती क्राइम को पूरा करने के लिए। अब लेकिन अगर आपने पढ़ा है आईपीसी, देखिए आईपीसी ये लॉ है, विदाउट एक्सेप्शंस लॉ कभी पूरा नहीं होता है, ठीक है। फुल लेंथ आप अपना आंसर इसी पूरे लेक्चर से आराम से बना सकते हो, अगर कहीं शॉर्ट नोट का या फुल लेंथ का आंसर आता है, सफिशिएंट कंटेंट है इसमें। एक्सेप्शनल केसेस में कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगी जहां पर प्रिपरेशन के स्टेज पर भी वो ऑफेंस पनिशेबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर्स या अथॉरिटीज वेट नहीं करेंगे कि वो ऑफेंस हो जाए उसके बाद हम पनिशमेंट देंगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ बंदूक खरीदने से किसी को पनिशमेंट क्यों नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकते, वो हो सकता है उसने लाइसेंस वाली ही बंदूक खरीदी हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन की स्टेज हमेशा पनिशेबल नहीं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कि अगर आप वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के अगेंस्ट वॉर करने के लिए तैयारी कर रहे हो और इस बात की खबर किसी अथॉरिटी को मिल जाती है, तो उस स्टेज पर भी वो पनिशेबल हो जाएगा, क्योंकि अथॉरिटीज विल नॉट वेट कि आप पहले वॉर कर लो फिर हम आपको पनिशमेंट दे देंगे, राइट। सो इसी तरह से अगर आप डकैती डालने की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, ठीक है। अगर आप ये काउंटरफीट कॉइन्स का पजेस कर रहे हो या फॉल्स वेइंग मशीन से मेजरमेंट्स खरीद रहे हो, तो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाने की, जाली दस्तावेज बनाने की तैयारी कर रहे हो, तो ये इन सब की तैयारी भी अपने आप में पनिशेबल है। प्रिपरेशन इज ऑल्सो पनिशेबल। तो ये एक्सेप्शन के कुछ एग्जाम्पल सेक्शंस मैंने यहाँ मेंशन करे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सेक्शन 122 वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, जो कि 399 डिक्वाइटी, ये सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं। 242, 243, ये सब वो सेक्शंस हैं जिसमें प्रिपरेशन भी अपने आप में पनिशेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम। देखिए, अब देखिए, जहां आपके सामने एक मैंने इमेज लगाई, एक व्यक्ति पीछे से एक व्यक्ति को गन से मारने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, प्रयास क्या, मार ही रहा है, ऑब्वियसली बात है, राइट। सो अटेम्प्ट कौन सी स्टेज होती है, जैसे आपने बंदूक खरीद ली, ठीक है, अब आप जो है फायर करोगे, ठीक है। अब आप फायर करोगे तो या तो जैसे आपने बैक से मारा तो हो सकता है उसको ग्रीवियस इंजरी हो, एकदम से कोई व्यक्ति और आ जाए और आप भाग जाओ और वो बच जाए इंसान, उसको सिर्फ ग्रीवियस इंजरी हो, उसकी डेथ कॉज ना हो, तो आपका अटेम्प्ट तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट हो गया, वो व्यक्ति की तो डेथ हुई ही नहीं थी, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली अटेम्प्ट पूरा नहीं हुआ। तो अटेम्प्ट को भी मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया। अटेम्प्ट का मतलब पहली बात तो क्या हुआ, सबसे पहली चीज, आपने जो तैयारी की, आपने जो क्राइम किया है उसकी तरफ आपने पहला एक्ट कमिट कर दिया, आपने उसका जो गन है उसका ट्रिगर प्रेस कर दिया,
है ना। तो ये हो गया आपका अटेम्प्ट। अगर आपको चोरी करनी है किसी बैग से, आपने बैग में हाथ डाल दिया, दैट वाज योर अटेम्प्ट। ठीक है, अब अटेम्प्ट का मतलब यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पर एक्ट फॉल्स शॉर्ट, यानी कि अटेम्प्ट का मतलब क्या हुआ, वो ऑफेंस कंप्लीट ही नहीं हो पाया, इट फॉल्स शॉर्ट, वो इनकम्प्लीट रह गया। तो यहाँ पर मैंने बनाई इसकी कैटेगरी, जितने भी कंप्लीटेड ऑफेंसेस एंड अटेम्प्ट है। देखिए ऑफेंसेस को भी मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले द फर्स्ट केस इज वेयर completed offenses and attempts have been dealt with in the same section and the same punishment is prescribed for both। यानी कि आईपीसी में कुछ ऐसे सेक्शंस है जहां पर अटेम्प्ट और उसकी एक्चुअली कमीशन दोनों एक ही सेक्शन में दी गई है, यानी अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो भी वही पनिशमेंट होगी और अगर वो क्राइम हो गया तो भी वही पनिशमेंट उस व्यक्ति को मिलेगी। जैसे कि सेक्शन 121 में वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर आप उसके अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो भी पनिशेबल वही पनिशमेंट रहेगी, और अगर एक्चुअली में भी आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉर वेज कर दिया है तो भी वही पनिशमेंट रहेगी। सिमिलरली 385 में एक्सटॉर्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगेन अटेम्प्ट भी सेम पनिशमेंट है और एक्सटॉर्शन एक्चुअली करना में भी सेम पनिशमेंट दी गई है यहाँ पर। तो ये हो गई आपकी पहली कैटेगरी जहाँ पे अटेम्प्ट और कमीशन एक ही सेक्शन में दिया गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेपरेट प्रोविजंस की। कुछ ऑफेंसेस कैसे हैं जिसमें एक्चुअल कमीशन एक अलग सेक्शन में डिफाइंड है। ठीक है, जैसे कि मर्डर आपने किया तो 302 में उसकी पनिशमेंट दी। अगर मर्डर एक्चुअली में हो गया, जैसे मान लीजिए इस व्यक्ति को जहां पर गोली चलाई सच में इसकी डेथ कॉज हो गई, ठीक है, तो 302 के तहत जो है उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर उसको सिर्फ ग्रीवियस इंजरी, वो इंसान बच गया, ठीक है, तो उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन है 307, उसकी पनिशमेंट 307 में दी है। सिमिलरली रॉबरी जो है 392 में पनिशेबल है और उसका अटेम्प्ट जो है 393 में। इस तरह से बहुत सारे सेक्शन है जहां पे अटेम्प्ट को सेपरेटली पनिश किया गया है फ्रॉम कमीशन। ये दूसरी कैटेगरी हो गई आपकी। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 511। अगर आईपीसी में कहीं भी ऐसा कोई पर्टिकुलर ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट नहीं दी गई है, ठीक है, उसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दी गई है, उसके कमीशन की दी है, जैसे कि थेफ्ट की पनिशमेंट है आईपीसी में, राइट, लेकिन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट की पनिशमेंट नहीं है। जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल जो अधिकतर हम एग्जाम्स में देखते हैं, एक व्यक्ति ने एक बॉक्स में हाथ डाला चोरी करने के लिए, लेकिन उस बॉक्स में से कुछ नहीं निकला, ठीक है, चोरी तो हो ही नहीं पाई, दैट मीन्स तो ये हो गया आपका अटेम्प्ट। तो ये पनिशेबल हो जाएगा थ्रू सेक्शन 511। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑफेंस का अटेम्प्ट नहीं दिया गया है तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, सेक्शन 511 में उसकी पनिशमेंट देखने के लिए, जो कि दी गई है that the accused shall be punished with 1/2 of the longest term of imprisonment provided for the offense or with prescribed fine or with both। देखिए यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया इन्होंने कि अगर मान लीजिए जैसे थेफ्ट का फॉर एग्जांपल 3 years पनिशमेंट दिया है, ठीक है, और अब वो सिर्फ अटेम्प्ट हुआ है ना, थेफ्ट एक्चुअल कमिट नहीं हो पाया, तो 511 सेक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ हाफ जो भी यानी 1.5 years तक की पनिशमेंट मिल सकती है, या फाइन या दोनों, इस अकॉर्डिंगली। यानी जिसका अटेम्प्ट आईपीसी में पनिशेबल नहीं दिया गया उसके लिए आप रेफर करते हो सेक्शन 511। तो इस तरह से मैंने 3 कैटेगरीज आपको अटेम्प्ट की बता दी है। फाइनल दैट इज द लास्ट स्टेज, फाइनली जो है एक्ट कमिट हो गया। यानी कि देखो अटेम्प्ट 2 तरह के होते हैं, एक सक्सेसफुल एक अनसक्सेसफुल। अगर अटेम्प्ट पूरा नहीं हो पाया तो वो तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, उसको अटेम्प्ट ही कहेंगे हम। लेकिन आपका जो अटेम्प्ट है, जैसे आपने ट्रिगर दबाया, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो क्या बन जाएगा, आपका फाइनल क्राइम, फाइनल कमीशन हो जाएगा, अकम्प्लिशमेंट ऑफ द क्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सक्सेसफुल अटेम्प्ट, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता चुकी, फाइनली वो ऑफेंस कमिट हो गया। अनसक्सेसफुल मतलब वो व्यक्ति किसके लिए लायबल हो जाएगा, अटेम्प्ट के लिए लायबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं मर्डर की पनिशमेंट दी है सेक्शन 300 में, उसकी पनिशमेंट अलग है, लेकिन उसकी अटेम्प्ट की पनिशमेंट अलग है, इसलिए इसको हमको सेपरेटली और इतना डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट the entire stages of crime, essential elements of crime। I hope आपको अब ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपने डाउट पूछ सकते हैं, और इसी तरह से मैं और भी सारे आप सभी के लिए जो है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।